वेलकम टू ऑल। रेखा, जैसा आप लोगों ने बोला है, आज तो अपना सेशन है। अपने सेशन में आज आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या रखा था? फंडामेंटल ड्यूटीज। यस तो सर। फंडामेंटल ड्यूटीज पे डिस्कस करना है। इन द मीन टाइम एक और हमारे सर हैं, वो बोल रहे थे अगर जुड़ जाएंगे तो बढ़िया से बताएंगे। वो जुड़ने का ट्राई कर रहे हैं, जुड़ जाएंगे तो वो बोलेंगे। इन द मीन टाइम मैं बोलूंगा कि आप लोगों में से कोई अगर फंडामेंटल ड्यूटी पे जो कुछ पढ़ा हो अपना डिस्कस शुरू कर सकता है, और जैसे वो जुड़ेंगे फिर उनकी बात हम लोग सुनेंगे। कौन कौन बोल सकता है पहले? यस सर। यस नीतू। रश्मि, प्लीज स्टार्ट। तब तक मैं उनको देखता हूँ, आप शुरू करो जी। मूल कर्तव्यों को भाग 4 के क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 के क में, जिसमें कि 4 हैं, वो जिसमें कि 12 हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्य जीव हैं, रक्षा करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि जोड़ा गया है। हेलो। थैंक यू सर। यस रश्मि, बोल दिया यस आपने, कंप्लीट कर दिया ना? यस सर, मैंने शॉर्ट में किया था जिससे सभी लोग बोल पाए। अगला राजरेखा। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार पे अच्छा, रेखा बोलना चाहोगी? यस सर। बोलिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पे तो बात हो चुकी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो बोलिए आप। ओके सर। अच्छा, 2 मिनट ओनली। ओके ओके। जैसा कि रश्मि ने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, तो मैं थोड़ा सा इसका मतलब बताऊंगी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो ये अपने मूल संविधान में नहीं है। इसको जो है तो सोवियत संघ से लिया गया है। एंड इसको अच्छा। इसमें जो है हाँ, राजरेखा, निरंजन सर शायद ज्वाइन किए हैं। यस सर ने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन सर का भी हाँ, माइक आ गया है। तो नीचे ही रहता है। तो निरंजन सर, वेलकम सर। हाँ सर। तो आपका बहुत स्वागत है सर। जी जी जी। एक मिनट सर। जी हम अभी जो है एक जूम में जुड़े हुए हैं प्रियम्बल के लिए, तो आप लोग भी इधर मुंह कर करके सुनेंगे तो आप लोग को भी काम देगा।
हैदराबाद से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को भी कुछ समझने सीखने के लिए मिलेगा और इनको भी मिलेगा। जी हाँ, बोला जाए। कुछ विद्यार्थी लोग निरंजन हैं। सर, हाँ, जी स्टूडेंट लोग जुड़े हैं, स्पेशली ये गर्ल्स का फोकस है तो बच्चियां हैं, और उधर भी आपके जी साथ है, तो मेरा टाइम कम है। आपका बहुत बहुत स्वागत। निरंजन सर एक एक्सपर्ट है, आचार्य हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसर बढ़िया रहे हैं, और सब कुछ अभी बढ़िया बातें बताते हैं। तो बाद में और भी डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। चूंकि टाइम कम है तो मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक आपको। आज ये बच्चियों का जीडी है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर डिस्कस कर रही थी। अब आप आए हैं सर, अपने हिसाब से इनको ज्ञान अर्जन कराएं। हैंड ओवर टू यू निरंजन सर। सर, मेरी आवाज जा रही है ना सर? आ रही है, प्लीज। यस। अच्छा, ठीक है। अब इसको सुना जाए, चूंकि टेक्निकली हम अभी जो बहुत सा चीज में दिक्कत है। तो बच्चों, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का है, अब चूंकि यदि आप हिंदी भाषा भाषी हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसका हिंदी रूपांतरण जो है उद्देशिका है। गूगल में अक्सर आपको प्रस्तावना मिलेगा, जो गैर संवैधानिक शब्द है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है। आप संविधान के किसी भी मूल पाठ में, यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हो, तो आप उसमें देखेंगे वो उद्देशिका है, प्रस्तावना नहीं है। तो पहला गलतफहमी आप ये दूर कर लीजिए कि ये प्रस्तावना है। यदि कहीं लिखता है निबंध में या कहीं भी कि संविधान का प्रस्तावना पर आप लिखें, तो आप पहला यही अटैक करें कि संविधान के जो प्रियम्बल शब्द है उसके लिए उद्देशिका शब्द है दिया हुआ, प्रस्तावना शब्द नहीं है। प्रस्तावना मतलब होता है कि ये प्रस्ताव दे रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, कि किसके लिए बना, ये सब कुछ नहीं है। आप ध्यान देंगे कि संविधान सभा 2 साल 11 महीना 18 दिन जो चला, इन्हीं शब्दों के, उपयुक्त शब्दों के चयन के लिए चला। उद्देशिका मतलब होता है कि किन उद्देश्यों के लिए यह संविधान गठित किया गया है और ये संविधान किस लिए बन रहा है। उद्देशिका जो है, इसका मतलब हुआ कि ये संविधान का एक लाइट हाउस है, जिसके आलोक में, जिसके लाइट में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाना है। ये जस्ट एक प्रस्तावना नहीं है कि एक चैप्टर खत्म हो गया। जहां भी कहीं संदिग्धता है, जो संविधान के अनुच्छेदों में स्पष्ट नहीं है, वहां जो है ये उद्देशिका ही वहां पर एक दिशा निर्देश देती है कि इसका ये मतलब होता है। अब जो है, आप इसको इस तरह से समझें कि इसी को उद्देशिका के कारण जो है कि यह मेरा उद्देश्य है संविधान का, इसीलिए ये आधारभूत संरचना भी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें रद्दोबदल सरकार बदलते हुए भी नहीं सामान्यतः किया जाना चाहिए। और ये अलग बात है कि इसमें संशोधन हो या नहीं हो। तो एक मामला बेरूवारी का था। पहले जो था, भारत का जो डिवीजन हुआ, तो भारत और पाकिस्तान में हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसे थे जो भारत का जगह था, लेकिन वो बांग्लादेश में था, और बांग्लादेश का कुछ जगह प्योरली भारत के बीच में था, जहां पर जो है ये सुविधा थी कि दिन में आने जाने का अलाउ रहता था, रात में नहीं। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया बेरूबारी में, उसमें ये बात हुई कि ये संविधान का भाग है या नहीं है। संविधान का भाग होने से क्या होता है कि संविधान संशोधन के नियमों के अंतर्गत ये प्रियम्बल आ जाता है, और संविधान का भाग नहीं है तो संविधान का जो है संशोधन का नियम इस पर लागू नहीं होता। तो अब जो है इसको एक भाग भी माना गया है, लेकिन आधारभूत संरचना होने के कारण इसको रोक दिया गया है। अब जो है हम संविधान के शब्द को पढ़ें। संविधान में जो शब्द, जो प्रियम्बल में दिया गया है, उद्देशिका में जो दिया गया है, उसमें शब्द है हिंदी में हम भारत के लोग। इसमें जो शब्द जो दिया गया है, हम भारत के लोग। अब यहाँ पर जो है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसमें पीपुल शब्द है, इसमें सिटीजन शब्द नहीं है, इसमें पर्सन शब्द नहीं है, मतलब इसमें व्यक्ति शब्द नहीं है, इसमें नागरिक शब्द भी नहीं।
इसमें लोग शब्द है। हम भारत के लोग जो है इस संविधान को आत्मर्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। इसको अंग्रेजी में लिखता है एडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, और अंगीकृत को लिखा है गिव टू आवर सेल्फ। एडॉप्ट करना मतलब हम इसको अपना लेते हैं। इनैक्ट, एक्ट को बनाने का वर्ब जो है इनैक्टमेंट है, इनैक्ट है, इनैक्टमेंट है। हम इसको अधिनियमित करते हैं, मतलब इसको नियम का शक्ति देते हैं और इसको वापस में ले लेते हैं। कौन? हम भारत के लोग, मतलब भारत की संप्रभुता जो है किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी नागरिक में भी नहीं है, ये भारत के लोगों में है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शब्द पीपुल है। पीपुल एक बहुत बड़ा समुच्चय है जिसमें नागरिक भी शामिल हैं, व्यक्ति भी शामिल हैं। तो प्रसंग बस आप जान लीजिए कि तीनों में अंतर क्या है। सामान्यतः लोग, पीपुल का मतलब लोग तो है, हम भारत के लोग। नागरिक शब्द में वही व्यक्ति आते हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, मतलब जो नागरिक नहीं है, दिवालिया है, मानसिक रूप से कुछ भी है, तो वैसे व्यक्ति भी भारत के संप्रभुता उनमें निहित है। और व्यक्ति शब्द नहीं है, व्यक्ति का अंग्रेजी पर्सन होता है और पर्सन दो होता है, एक नेचुरल पर्सन जो हम लोग हैं और एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें कंपनी भी आता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी आता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि पीपुल शब्द में पर्सन नहीं है और सिटीजन भी नहीं है। तो हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मर्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। अब ये जो है संविधान कब तैयार हुआ, तो आप देखेंगे कि ये संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। भाई जब 26 नवंबर 49 को तैयार हो गया तो ये लागू हुआ 26 जनवरी को। 2 महीना का क्या खेल है, जब तैयार हो गया तो इसको लागू हो जाना चाहिए। तो इसकी भी एक स्टोरी है जो जान लीजिए। 1929 में लाहौर के किनारे, रावी के किनारे लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 30 से, 26 जनवरी हो सकता है कि छुट्टी का दिन हो, ये हमको ध्यान में नहीं है कि 30 के कैलेंडर में 26 जनवरी क्या था। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे थे। ये ऐतिहासिक दिन जो था, भारत जब आजाद हुआ तो अगस्त में हुआ, 14 अगस्त के रात को। तो जो स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे आजादी से पूर्व 26 जनवरी को, उसका क्या हो। तो निर्णय लिया गया कि इतना महत्वपूर्ण संविधान जो एक नया व्यवस्था, नया संप्रभुता के साथ लागू होना है और जस्ट 2 महीने की बात है, तो कुछ अधिनियम, 8 अधिनियम आज लागू कर दिया जाए और बाकी अधिनियम जो है वो 26 जनवरी 50 से सन कब हुआ है 49, हाँ 26 जनवरी 50 से किया जाए। तो 26 जनवरी 50 को स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा था, संविधान लागू कर दिया गया और उस दिन चूंकि संविधान लागू हुआ तो गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा, रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस को मिला अगस्त में। इसीलिए ये 29 नवंबर 49 को पास होने के बाद 26 जनवरी 50 से ये लागू हुआ। इतना आप समझ गए। अब इसमें शब्द जो है सोवरेन है, संप्रभु, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये जो है ये हमारा आकांक्षा है कि हम जो है ये इस तरह का स्टेट बनाएंगे और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी
और पैटर्निटी स्थापित करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में जो शब्द है, हिंदी में शब्द जो है अलग है। जस्टिस न्याय हो गया, लिबर्टी स्वतंत्रता हो गया, इक्वलिटी को असावधान व्यक्ति समानता कहते हैं। जब आप संविधान पढ़ेंगे वहां समता शब्द है, समानता शब्द नहीं है। तो आपको समता और समानता में डिफरेंस समझना होगा, इक्वलिटी और इक्विटी में समझना होगा। एग्जामिनर कॉपी नहीं पढ़ता है, एग्जामिनर कॉपी देखता है, पढ़वाना आपका काम होता है। आप एग्जामिनर को पढ़वा लिए अपना कॉपी, देखने के क्रम में आपको एडिशनल नंबर देगा, नहीं तो एवरेज नंबर दे करके फेंक देगा। तो आपको इक्वलिटी का जो अर्थ है हिंदी में समता है, समानता नहीं है। अब जो साधारण आदमी जो बोलते हैं उससे हमको कोई बहस नहीं है, आप मूल संविधान उठा करके देखेंगे। तो अब हम आते हैं सोवरेन, संप्रभु। मतलब क्या? हमारा देश जो है संप्रभु हो गया, किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और किसी भी आंतरिक सत्ता यानी किसी आंतरिक व्यक्ति, किसी संस्था के अधीन नहीं है। ये संप्रभुता कहाँ निहित है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया में। यही संप्रभुता है जो 1947 के पहले भारत एक देश था, कंट्री था, और 1947 के बाद भी भारत एक कंट्री बना, एक देश बना। मतलब पहले भी देश था, 47 के बाद भी देश है। 47 के पहले भी कंट्री था, उसके बाद भी कंट्री है। लेकिन 47 के पहले भारत स्टेट नहीं था। इसी संप्रभुता के कारण भारत जो है एक स्टेट बन गया। संप्रभुता के कारण जो पहले नहीं था अब भारत के लोगों में हो गया। तो आप जब पढ़ेंगे तो राज्य के 4 तत्व होते हैं: भौगोलिक क्षेत्रफल, आबादी, सरकार। ये तीनों पहले था, संप्रभुता नहीं था। और संप्रभुता मिलने के बाद भारत 47 में राज्य बन गया। और राष्ट्र तो एक अलग कंसेप्ट है जो 47 से पहले भी भारत बनना शुरू हुआ और आज तक भारत एक राष्ट्र नहीं बना है, बनने की प्रक्रिया में अग्रसर है। तो आप राज्य समझ गए, देश समझ गए, राष्ट्र को भी समझ लीजिए। राष्ट्र को एक लाइन में समझिए, बहुत बहका बहका आपको परिभाषा मिलेगा। हिस्टोरिकल वननेस, यदि ऐतिहासिक रूप से जो एका है, एक होने की जो टेंडेंसी है, यही राष्ट्र है। इसीलिए सोवियत संघ जो है 15 राष्ट्रों का नेशनलिटी बाजाबते दिया हुआ था। ऐतिहासिक एकापन था तो एक देश था, एक राष्ट्र भी था। लेकिन गोरबाचोव के समय में वो टूट गया, सोवियत संघ समाप्त हो गया और रूस बचा। भारत भी जो है एक होने का नेशनल जो वननेस है, हिस्टोरिकल वननेस है, जोसेफ स्टालिन का डिफिनीशन है। मार्क्सवाद से संबंधित प्रश्न में एक बहुत शानदार ये डिफिनीशन है। हालांकि A.R. देसाई सोशल बैकग्राउंड टू इंडियन सोशलिज्म में कार को परिभाषा को कोट करते हैं। वो एक वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन है कि इथनिसिटी, लैंग्वेज, ये वो उनका सारांश यही है कि दूसरे राष्ट्रों से जो अलग होने की भावना है, यही राष्ट्र है। तो वो आपको संतोषजनक परिभाषा नहीं देगा, लेकिन ये स्टालिन जोसेफ का जो परिभाषा है राष्ट्र का, हिस्टोरिकल वननेस, ऐतिहासिक एका की भावना को राष्ट्र कहते हैं। अब इस उदाहरण को एक और समझ लीजिए। 1948 के पहले इजराइल एक राष्ट्र था। 1948 के बाद भी इजराइल एक राष्ट्र है, लेकिन 48 के पहले उसका कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं था। इसलिए 48 के पहले इजराइल कोई देश नहीं था, कोई राज्य भी नहीं था। लेकिन 48 में जब उसको इलाका मिला, सरकार बनी, संप्रभुता बनी, तो 48 में इजराइल राज्य भी बना, देश भी बना, राष्ट्र तो पहले से था। लेकिन भारत जो है 47 के पहले देश था, कंट्री था, बाद में भी था। 47 के पहले राज्य नहीं था, 47 के बाद राज्य बना,
राष्ट्र पहले भी नहीं बना था और आज भी बनने की प्रक्रिया अनवरत चालू है। ये कंसेप्ट इसलिए समझ लेना जरूरी है कि कहीं भी निबंध में यदि कोई बात आता है तो आप जो है इन कंसेप्ट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज है सोशलिस्ट, समाजवाद। अब इससे देखिए, इस कंसेप्ट में मैं बहुत से जानकार आदमी को देखा हूं कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पूंजी किसको कहते हैं? जब धन उत्पादक हो जाए उसको कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। जब संपत्ति, एसेट, वेल्थ प्रोडक्टिव हो जाए उसको कैपिटल कहते हैं। और कोई व्यवस्था या कोई इकोनॉमी जब वो कैपिटल हो गया, उसके लिए यदि कोई समर्पित है उस व्यवस्था को कैपिटलिज्म कहेंगे, पूंजीवाद कहेंगे। इसके दुष्परिणामों के कारण मार्क्स ने एक कंसेप्ट दिया, तो उनका कंसेप्ट दो रूप में आया, एक समाजवाद, एक साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। समाजवाद उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, आप उपभोग भी ले सकते हैं, कंजम्पशन भी ले सकते हैं। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है, उस व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं। प्योर डिफिनीशन यही है। और समाज जो है सरकार से एक्सप्रेस होता है, लोग सरकार गठित करते हैं, मतलब उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के साधनों पर सर आवाज आपकी है। समाजवाद को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ दूसरे तरह से डिफाइन किया गया है, लेकिन साम्यवाद जो है एक ऐसी व्यवस्था थी जो विश्व में कहीं स्थापित नहीं हुई। साम्यवाद उस व्यवस्था को कहते हैं जहां लोग अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करते हैं अर्थव्यवस्था में और अपनी आवश्यकता के अनुसार पाते हैं। मतलब एक मजदूर यदि महीना में 10,000 रुपये का योगदान देगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 10,000 होगा, और उसकी आवश्यकता यदि 1,00,000 रुपये की होगी तो 1,00,000 रुपये का उपभोग करेगा। ये व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं आई, इसीलिए दुनिया में सभी समाजवादी देशों में साम्यवादी पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, उनका गोल साम्यवाद स्थापित करना था जो दुनिया में कहीं स्थापित नहीं हुआ, और अब तो पूरा इकोनॉमी ही बदल गया। तो ये है पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। इसको आप कंसेप्ट को क्लियर कर लें। भारत में जो है इस शब्द को इसलिए लाना पड़ा कि जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया दो ग्लोब में बटा हुआ था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। जो पूंजीवादी व्यवस्था में थे उसमें पूंजीपति वही निवेश करते थे जो शॉर्ट पीरियड में ज्यादा लाभ उनको दे, और भारत को नवनिर्माण करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था जिसमें लंबा समय लगता है, तो इसमें वो व्यवस्था के लोग उपयुक्त नहीं थे, समाजवादी व्यवस्था के उपयुक्त थे। तो आप जब यहाँ समाजवादी व्यवस्था रखेंगे तब ना समाजवादी व्यवस्था आपसे एग्रीमेंट करेगा। वो तो टाटा और बिरला से तो एग्रीमेंट कर नहीं सकता था। वहां जब सरकारी व्यवस्था थी तो यहाँ भी सरकार को आगे आना था, भेल, सेल और जो भी जो संस्थान था उसको खड़ा करने की भारत सरकार की बाध्यता थी। यदि आप कम्युनिस्ट कंट्री से, पूर्वी जर्मनी हो या पोलैंड हो या सोवियत संघ हो या चीन से आपको सहयोग लेना था तो उसी तरह की व्यवस्था लानी थी, इसलिए सोशलिस्ट व्यवस्था को बाद में जोड़ा गया। सेकुलर लोग गलती में इसको धर्मनिरपेक्ष लिखते हैं। आप संविधान को पढ़ें, शब्द पंथ निरपेक्ष है, धर्म एक अलग शब्द है, और धर्म की चर्चा फिर मूल अधिकार में है कि आप अपनी आस्था के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार
आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रियम्बल में शब्द जो है सेकुलर है, इसके लिए पंथ है। पंथ एक सेक्ट होता है जो धर्म से एक अलग होता है। अब उसके बाद चौथा शब्द है डेमोक्रेटिक। असावधान लोग, मैं देखा हूं संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा के लिए जो निबंध की पुस्तिका है उसमें लिखता है कि प्रजातंत्र ये और वो। हमने उस आलेख को पढ़ा, कहीं नहीं उसने प्रजातंत्र को समझाया है। प्रजातंत्र भी संवैधानिक शब्द नहीं है। आप जब संविधान पढ़ेंगे वो शब्द लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। ये जो है लोकतंत्र का अंग्रेजी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र का भी अंग्रेजी डेमोक्रेसी है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। यदि आप भारत में कहते हैं प्रजातंत्र है तो ये सवाल खड़ा होता है हम किसकी प्रजा हैं जो प्रजा का तंत्र है। यहां जब कोई राजा नहीं है तो हम किसकी प्रजा हैं। ये ब्रिटेन के लिए डेमोक्रेटिक शब्द जो है उसका हिंदी यदि वहां लिखेंगे तो ब्रिटेन में प्रजातंत्र है, वहां राजा या रानी होता है। जो हेड ऑफ दी जो स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग हो गया, शासनाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष। भारत में जो है राज्याध्यक्ष जो है हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है, और भारत में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है। ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो राजा या रानी है, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्रधानमंत्री है। तो आप जो है ये डेमोक्रेसी जो है वहां प्रजातंत्र है, यहां है जो लोकतंत्र है। तो आप इस शब्द को समझें। अब डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय पीपुल, फॉर पीपुल। अब्राहम लिंकन का है जो आप जानते हैं। तो इस बात को आप डेमोक्रेसी जो है, यहां हम एक कंसेप्ट गलत बता रहे थे। डेमोक्रेसी का शब्द जो है एक गवर्नमेंट के लिए है, और ये जो है इलेक्टेड बाय पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। ये जो हम हेड ऑफ द ऑफिस और गवर्नमेंट का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जो बात कर रहे थे वो रिपब्लिक शब्द में आता है गणराज्य में। गणराज्य का जो अपोजिट शब्द है वो मोनार्की शब्द है, समझे ना। ब्रिटेन में जो है, जैसे कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड में पूछ देगा, भारत में लोकतंत्र है जी, ब्रिटेन में लोकतंत्र है जी, भारत जो है पंथ निरपेक्ष है जी, ब्रिटेन पंथ निरपेक्ष है जी, भारत जो है गणराज्य है जी, ब्रिटेन भी गणराज्य हुआ। तो आपको सावधान रहना है कि नहीं, ब्रिटेन जो है गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन जो है वहां राजा का तंत्र है, राजतंत्र है। तो रिपब्लिक शब्द जो है हेड ऑफ द स्टेट, इसको रिप्रेजेंट करता है। और जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट का जो पीपुल से इलेक्शन होता है उसको है, डायरेक्टली करे इनडायरेक्टली करे, वो मेथड अलग अलग है। तो ये जो शब्द जो है 5 शब्द, इसमें कौन कौन बाद में शामिल हुआ है जो आप जान लें वो एक अलग चीज है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को समझ लें। अब ये कहता है वी द पीपुल हैविंग सोलमिनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए फलाना फलाना चीज में, इनसे फलाना फलाना इंस्टीट्यूशन में आया, एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन क्या क्या देना है, जस्टिस देना है, लिबर्टी देना है, इक्वलिटी देना है, फ्रेटर्निटी देना है। तो चूंकि समय कम है तो आज जो है हम समता और समानता शब्द को हम डिफाइन कर दें। पहले समता शब्द जो है इक्विलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे समता क्या होता है और समानता क्या होता है। जब इक्विलिटी का समता है तो इक्विटी का समानता होगा। देखिए क्या है कि भारत के सभी नागरिकों को इक्विलिटी समता का अधिकार है। मतलब स्टेडियम में मैच हो रहा है, 100 रुपया का एंट्री फी है, जो 100 रुपया देगा वो स्टेडियम में जा करके सीढ़ी पर चढ़ करके बैठ करके वो देख लेगा। लेकिन एक लंगड़ा आदमी पैर से विकलांग सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है, तो उसको समानता चाहिए, इक्विटी चाहिए। वहां पर जो रैंप बना होगा या उसके एसोसिएट जो होंगे
उनको ऊपर सीढ़ी पर ले जा करके जो व्यवस्था करेंगे, दैट इज इक्विटी। स्टेडियम में मान लीजिए किसी बाउंड्री में घेरा लगाया हुआ है, 5 फीट का आदमी 4 फीट का बाउंड्री है देख रहा है, और जो 4 फीट का आदमी है वो उस बाउंड्री से नहीं देख रहा है, तो उसको बेंच जो प्रोवाइड करेंगे, दैट इज इक्विटी, दैट इज समानता। तो इस बात को आज समझ लें। 6:38 हो गया है, इसलिए इसको जो है आपको बाद में नेचुरल जस्टिस, लीगल जस्टिस, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी, स्वतंत्रता में जो है थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप में क्या डिफरेंस है, इक्वलिटी स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, और फ्रेटर्निटी जो शब्द है, और इंटीग्रिटी क्या है। हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी जो लोगों में है, इंटीग्रिटी की अखंडता, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, यही इंटीग्रिटी है, जिसको ठेठ भाषा में दोगलापन कहा जाता है। बात करेगा व्यवस्था के विरोध में, और वोट देना होगा उस दिन जाति और धर्म के नाम पर वोट देगा। इनकी इंटीग्रिटी ही नहीं है कि जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो करते नहीं है। तो आज सर समाप्त किया जाए, 1-2 मिनट हमारा कुछ व्यवस्था करने में हमने समय लिया जी। बहुत बढ़िया सर। तो मैं बोलूंगा किसी बच्चों को, चूंकि निरंजन सर से मेरी बात होती है, किसको कैसा लगा, रेखा या कोई भी 2 मिनट में सर का बोले, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है, थैंक्स दे, फिर आगे साहब सर को बुलाया जाएगा। कोई बोले प्लीज। नॉलेज के लिए था, और रिक्वेस्ट करेंगे सर नेक्स्ट संडे अगर हो सके तो इसको और डीप में और आगे बता दीजिएगा सर प्लीज। रेखा अभी तो कैसा टाइम लगा कम, कैसा लगा और कहाँ से हो तुम, बता दो जरा सर को। सर मैं बिहार से हूँ, वेस्ट चंपारण से, और मेरा नाम रेखा कुमारी है, और मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, अच्छा और ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन। हम बेंगलोर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उस संडे को हम दें, क्योंकि दिन में भी आज जो है 11 में उस संडे को नहीं तो किसी और संडे को दे दिया जाएगा सर। हाँ, किसी भी संडे को दिया जाएगा सर। संडे को भी हो सकता है, समय हमारे पास रहे, चूंकि एकेडमिक हम हैं और आपको जरूरत है तो हम बताएंगे। तो ठीक है, हम अगले संडे को तैयार रहेंगे, और तुम लोग और जो भी मैक्सिमम हो इस चैप्टर को हम थोड़ा देख करके भी आएंगे कि हम पूरा बता सके। बाकी तो तुम लोग अपने पढ़ लोगे, और आगे हम ये बताएंगे पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि कंपटीशन के तैयारी में इतना बाजार में मटेरियल है ना कि लोग उसी में